अंधविश्वासों में हमारा कितना ही कम विश्वास क्यों न हो, फिर भी अन्य लोगों की तरह हमारे भी कुछ साझा अंधविश्वास होते हैं। 13 लोगों का एक ही मेज पर साथ बैठे होना, रात्रि भोजन में अंगूरी शराब पिलाई जाना, सीढ़ी के नीचे से होकर निकलना आदि आदि। और हमारे अपने निजी अंधविश्वास, यद्यपि हमारे मित्रों के लिए मनोरंजन का कारण बनते हैं, हमारे अपने लिए वे बहुत ही वास्तविक होते हैं। मैं नहीं जानता कि बाकी लोगों की तुलना में शिकारी लोग ज्यादा अंधविश्वासी होते हैं या नहीं, परंतु इतना पता मुझे अवश्य है कि अपने अंधविश्वासों को वे बहुत गंभीरता से लेते हैं। मेरा एक मित्र जब भी वह किसी बड़े आखेट पर जाता है, सदा 5 कारतूस लेकर चलता है, न उससे कम और न उससे ज्यादा। और एक दूसरा मित्र है, बिना परिवर्तन सदा 7 कारतूस लेकर जाता है। एक अन्य मित्र ने, जो उत्तर भारत के बड़े शिकार का सबसे प्रसिद्ध आखेटक है, उसने अपना सर्दियों का शिकार कभी पहले महासिर मारे बिना शुरू नहीं किया। मेरे अपने निजी अंधविश्वास सांपों से संबंधित हैं। जब मैं नरभक्षियों के पीछे पड़ा होता हूं तो मेरा गहरे जमा हुआ विश्वास रहता है कि चाहे मैं कितनी ही कोशिश क्यों न कर लूं, मेरे प्रयत्न तब तक सफल नहीं हो पाएंगे जब तक पहले मैं एक सांप न मार लूं। मई के सबसे ज्यादा गर्म दिनों में सवेरे से अंधेरा हो जाने तक एक बहुत ही चालाक नरभक्षी की तलाश में घनी कटीली झाड़ियों में से घुसता निकलता हुआ अकल्पनीय ढलान वाली पहाड़ियों पर ऊपर से नीचे होता अनगिनत मील चढ़ उतर, जिससे मेरे हाथ और घुटनों पर बदनुमा खरोंचों का पिंड बन गया था। उस 15वीं शाम को कुत्ते की तरह थका हुआ मैं अपने 2 कमरे वाले वन बंगले में वापस लौटा तो वहां मुझे ग्रामवासियों का एक शिष्टमंडल बैठा मेरा ही इंतजार करता। इस बहुत स्वागत योग्य समाचार सहित मिला कि नरभक्षी शेर उस दिन उनके गांव के बाहरी इलाके में दिखाई दिया था। उसी रात कुछ करने के लिए काफी देर हो चुकी थी, इसलिए शिष्टमंडल को लालटेन देकर इस कड़ी ताकीद के साथ उनको घर भेज दिया कि अगले दिन कोई भी आदमी गांव छोड़कर कहीं बाहर न जाए। यह गांव उस पर्वतीय धार के सबसे दूर वाले कोने पर बसा हुआ था, जिस पर वह बंगला बना था, तथा अलग थलग पड़ी स्थिति और बंगले को घेरते जंगल के कारण इस गांव को जिले के किसी भी अन्य गांव की तुलना में शेर की मारामारी सबसे अधिक झेलनी पड़ी थी। उसका सबसे ताजा शिकार यहाँ की 2 स्त्रियां और एक आदमी था। अगले दिन सवेरे मैंने गांव का एक पूरा चक्कर लगाया और उससे 4 मील नीचे जब अपने दूसरे चक्कर का अधिकांश भाग पूरा कर चुका कि जम्बशिला के कठिन मलबे से किसी प्रकार निकला ढलवा पहाड़ी पास पर वर्षा जल के बह बह कर आने से बने हुए छोटे से नाले पर मैं पहुंचा। नाले के ऊपर नीचे नजर डालने पर मुझे संतोष हो गया कि उसमें शेर नहीं है, और तब अपने सामने लगभग 25 फुट की दूरी पर हो रही एक हलचल पर मेरी दृष्टि पड़ी। इस जगह नहाने के एक टब के आकार का छोटा सा ताल था और उसकी दूसरी तरफ एक सांप जो स्पष्ट था उसमें पानी पी रहा था। सांप के सिर ऊपर उठाने पर मेरी दृष्टि उस पर गई थी, और जब उसने अपना सिर जमीन से 2-3 फुट ऊपर उठाकर अपना फन फैला दिया तो मेरी समझ में आया कि वह हेमाड्रापट सांप है। जितने भी सांप मैंने अब तक देखे होंगे, यह उनमें सबसे सुंदर था। इसका गला जब वह मेरे सामने पड़ा, गाढ़े नारंगी लाल की छाया पड़े रंग से लगाकर उस जगह तक जहां उसका शरीर जमीन छू रहा था, सुनहले पीले तक था। उसकी जैतूनी हरी पीठ पर आबनूसी रंग के धब्बे वाली पट्टियां बनी थी। पूंछ की नोक से ऊपर अपनी 4 फुट लंबाई तक वह चमकदार काली थी, जिस पर सफेद जब्बे बने हुए थे। सांप की कुल लंबाई 13 और 14 फुट के बीच थी। छेड़े जाने पर हेमड्राइड सांपों की आक्रामकता और जितनी तेजी से वे चल या भाग सकते हैं, उसके बारे में बहुत से किस्से सुनने को मिलते हैं। यदि मुझ पर सांप आक्रमण करता है, जैसा करने वाला वह दिखाई दे रहा था,
तो यदि मैं पहाड़ से ऊपर या नीचे की तरफ रहा तो वह घाटे की स्थिति होगी। परंतु मुझे अनुभव हुआ कि शिला के मलबे के आर पार रहने पर मैं अपनी स्थिति ठीक तरह संभाल सकूंगा। छोटी प्लेट की तरह फैलाई फन पर गोली मार देने से सारा तनाव खत्म हो जाता, परंतु मेरे हाथ में भारी वाली राइफल थी और जो शेर इतना अधिक थकान भरा इंतजार और मेहनत करने के बाद दिखाई पड़ा था, उसे विघ्न डालकर विचलित कर देने का मेरा कोई इरादा नहीं था। काफी समय तक जो खत्म होता प्रतीत ही नहीं हो रहा था, पर विलंब करते रहने के बाद जिसमें उसकी लपलपाती द्विशाखी जीभ ही अंदर बाहर होती दिख रही थी, सांप ने अपना फन बंद कर लिया, सिर जमीन पर नीचा किया और मुड़कर सामने वाली ढलान की तरफ चल दिया। अपनी आंखें उस पर से हटाए बिना मैंने पहाड़ी पास पर हाथ से टटोला और एक पत्थर उठाया जो मेरी हथेली में क्रिकेट गेंद की तरह आसानी से आ गया। सांप कड़ी चिकनी मिट्टी वाली तीखी धार पर पहुंचा ही था कि मैंने वह पत्थर पूरी ताकत से, जितनी मैं लगा सकता था, उसके सिर के पिछली तरफ दे मारा। कोई दूसरा सांप होता तो उस प्रहार से वहीं ढेर हो जाता, परंतु इस हेमड्राइड पर उसका केवल इतना ही भयोत्पादक प्रभाव पड़ा कि तेजी से घूमकर वह पलटा और सीधा मेरी तरह अग्रसर हुआ। दूसरा और उससे भी बड़ा पत्थर उसकी गर्दन पर उस समय पड़ा जब हमारे दोनों के बीच का फासला वह आधा पूरा कर चुका था और उसके बाद का काम तो आसान ही था। बड़ी संतोष भावना से मैंने गांव के चतुर्दिक अपना दूसरा चक्कर पूरा किया और हालांकि यह भी पहले चक्कर की तरह निष्फल रहा, मैं सांप को मार पाने में सफल रहने से खुशी से फूला न समाता था। अब बहुत सारे दिनों में पहली बार मुझ में यह भावना जगी कि नरभक्षी की मेरी खोज सफल रहेगी। अगले दिन फिर मैंने गांव के चारों तरफ फैले हुए जंगल में खोज पड़ताल की और शाम के आसपास मुझे एक जोते हुए खेत के किनारे, जहां से गांव दिखाई पड़ता था, शेर के ताजे पग चिन्ह मिले। इस गांव के निवासी, जिनकी संख्या 100 के लगभग थी, पूरी तरह डरे हुए थे। मैंने उनको विश्वास दिलाया कि अगले दिन मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा और वन बंगले लौटने की अपनी 4 मील की अकेली यात्रा पर चढ़ गया। ऐसे क्षेत्रों में जहां नरभक्षी सक्रिय हो, जंगलों में से होकर सूनी पड़की सड़कों पर सुरक्षित रहते हुए चलने में बहुत अधिक सावधानी और कितने ही नियमों का कड़ाई से पालन करने की जरूरत होती है। ऐसा तभी हो पाता है जब शिकारी का भी बार बार उसी तरह से शिकार किए जाने के लिए पीछा किया जाता रहा हो, तभी उसकी इंद्रियां अपेक्षित उठान के साथ लयबद्ध हो पाती हैं तथा उन नियमों का कड़ाई से पालन हो पाता है जिनको तोड़ने से नरभक्षी को आसानी से अपना शिकार प्राप्त हो जाता है। पाठक प्रश्न कर सकता है, अकेले ही चलना किस लिए, जबकि संभवतः मेरे पास अपने साथ लेने और पड़ाव पर छोड़ने के लिए भी आदमी उपलब्ध थे। इस अति स्वाभाविक प्रश्न का मेरा उत्तर यही है। पहला, इससे आदमी लापरवाह हो जाता है और अपने साथियों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करने लगता है, और दूसरा कि शेर के साथ किसी तरह का उलझाव हो जाने पर अकेले रहने पर अपना बचाव करने का अपेक्षित अधिक अच्छा अवसर रहता है। अगले सवेरे जब मैं गांव में पहुंचा तो आतुर लोगों की भीड़ को वहां अपना इंतजार करते पाया, और जब उनके इतना निकट पहुंच गया कि उनकी आवाजें मुझे सुनाई पड़े तो मेरा इस आह्लादक समाचार से स्वागत किया गया कि रात को शेर ने एक भैंस मारी है। यह भैंस गांव में ही मारी गई थी और उसे धार पर घसीटते हुए नीचे पहाड़ के उत्तरी मुख पर की सकरी, गहरी और जंगलों से भरी हुई घाटी में ले जाया गया था। पहाड़ी धार पर प्रक्षेप करती एक चट्टान पर चढ़ बहुत सावधानी पूर्वक इधर उधर पड़तालने से मुझे यकीन हो गया था कि ढलवा पहाड़ी से नीचे की तरफ घसीट रेखा पर बढ़ना उचित नहीं रहेगा, और मैं केवल इतना कर सकता था कि चौड़ा चक्कर लगाकर घाटी के निचले सिरे की तरफ से उसमें प्रवेश करूं, फिर आगे बढ़ते बढ़ते उस स्थान पर पहुंचूं जहां मुझे अपना शिकार मिलने की आशा थी।
यह पैतरा सफलतापूर्वक पूरा किया गया और दोपहर होने तक मैं ऊपर से चिन्हित की गई उस जगह पर आ पहुंचा जहां घाटी पर्वतीय धार से 300 गज तक सीधे ऊपर जाने से पूर्व 100 गज तक समतल बनी हुई थी। समतल बने इस टुकड़े के ऊपर किनारे पर मैंने मारे गए शिकार और भागे रहा तो शेर के भी मिलने की आशा की थी। कटीली झाड़ियों और बौने बांस के झुंडों के भीतर से होते हुए घाटी के ऊपर लंबी और कठिन चढ़ाई चढ़ने ने मुझे पसीने से सराबोर कर दिया था और चूंकि ऐसा काम उठाना जिसमें पसीना आए, हाथों से जल्दी जल्दी गोलियां चलानी पड़े, ठीक नहीं था। इसलिए बहुत ही जरूरी आराम और धूम्रपान करने के लिए मैं बैठ गया। मेरे सामने की जमीन बड़े बड़े चिकने पत्थरों से भरी हुई थी, जिनमें से होकर एक छोटा सा नाला इधर उधर मुड़ता टूटता और जहां भी संभव होता छोटे स्फटिक स्वच्छ जल कुंड बनाता हुआ बह रहा था। बहुत पतले रबर तल्ले वाले जूते पहने हुए इन पत्थरों के ऊपर होकर चलना मेरे प्रयोजन के लिए आदर्श स्थिति थी। और जब मैं कुछ ठंडा और पसीना सूखा हो चुका तो मारे गए शिकार की टोह लगाने तथा यह आशा लिए हुए निकल पड़ा कि शेर भी उसी के पास कहीं पड़ा सोता हुआ मिलेगा। जब उस भूमि का पौना भाग चलकर पूरा हो गया तो मुझे मारा गया शिकार पहाड़नांगों के किनारे अटकाया हुआ दिखाई पड़ा। वह उस जगह से जहां पहाड़ी पर्वतीय धार से खड़े ढलान पर ऊपर चढ़ती है लगभग 25 गज दूर थी। शेर कहीं दिखाई नहीं पड़ा था और बड़ी सावधानी से मारे शिकार के बराबर स्तर पर आकर मैंने एक बड़े सपाट पत्थर पर अपना स्थान बना लिया ताकि वहां से दिखाई पड़ने वाली जमीन का इंच इंच ध्यानपूर्वक देख सकूं। सिर पर मंडराते खतरे का पूर्वानुमान हो जाने की बात इतनी ज्यादा प्रसिद्ध और सुस्थापित होती है कि इस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। 3-4 मिनट तक मैं पूर्णतः स्थिर खड़ा रहा और खतरे का कोई विचार मन में नहीं आया, परंतु उसके बाद एकदम अचानक मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही नजदीक से शेर मेरी तरफ देख रहा है। उसी भावना ने जिसने आने वाले खतरे का मुझे बता दिया था। स्पष्ट है शेर के साथ भी कुछ उसी तरह से काम किया था और उसे सोते से जगा दिया था। सामने बाईं तरफ समतल जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर कुछ घनी झाड़ियां लगी हुई थी। मुझसे 15 से 20 फुट और मारे हुए शिकार से लगभग इतनी ही दूरी पर खड़ी इन झाड़ियों पर मेरा ध्यान केंद्रित था। ये झाड़ियां धीरे धीरे हिली और अगले ही क्षण मुझे ढलवा पहाड़ी पास पर पूरी तेजी से चढ़कर जाता हुआ शेर दिखाई पड़ा। उस पर गोली चलाने के लिए मेरी राइफल उठा पाने से पहले ही वह लताओं से ढके एक वृक्ष के पीछे जाकर अदृश्य हो गया और जब 60 गज की दूरी पार कर वह आगे निकल चुका तो मुझे वह फिर उस समय दिखाई पड़ा जब वह चट्टान के मुख पर से उछलने ही वाला था। मेरी गोली लगने पर वह पीछे की तरफ गिरा और दहाड़ता हुआ पहाड़ी की तरफ अपने साथ पत्थरों का ढेर लुढ़काता हुआ नीचे आया। मैंने निष्कर्ष लगाया कि उसकी कमर टूट गई है और मैं सोच ही रहा था कि अब आगे उससे किस तरह निपटना सर्वोत्तम रहेगा। जब वह सारे का सारा ढेर की तरह मेरे पास आ पहुंचेगा तो उसका दहाड़ना भी बंद हो गया और उससे अगले ही मिनट उसे अपने को जितना राहत देता उतना ही मुझे निराश करता पूरे जोर शोर से और बिना घायल तक हुए पहाड़ी पास से पार होकर जाते देखा। जो क्षणिक झलक उसकी मुझे दिखाई पड़ी वह ऐसी नहीं थी कि उनसे गोली चलाने का निशाना लिया जा सके और कुछ सूखे बांसों को तड़ाक से तोड़ता हुआ पहाड़ी स्कंद का चक्कर लगा हुआ अगली घाटी में जाकर अदृश्य हो गया। बाद में मुझे पता लगा कि मेरी गोली जो 75 अंश के कोण पर चली थी शेर की बाई कोहनी पर जाकर लगी थी और उसने उस हड्डी का एक टुकड़ा तोड़ डाला था जिसे कुछ कटे मस्करों ने फनी वोन नाम दिया है। आगे जाकर गोली चट्टान से लगी और वहां से पीछे की तरफ उछलकर उसने उसके जबड़े पर जोरदार प्रहार किया। कोई भी घाव चाहे वह कितना ही पीड़ादायक क्यों न रहा हो सांघातिक नहीं था और उनसे बनी बहुत हल्की रक्त रेखा का पीछा करते करते
अगली घाटी में जाने का परिणाम यही निकलता कि वहां किसी घनी कटीली झाड़ी में बैठा हुआ शेर मुझ पर कुर्राने लगता, जिसके अंदर घुसना मेरे लिए आत्मघाती सिद्ध होता। मेरी गोली चलने की आवाज गांव में सुनाई पड़ गई थी और धार पर खड़ी आशावान भीड़ मेरा इंतजार कर रही थी। शेर का पीछा करने की समझबूझ से बनाई गई और उतनी ही सतर्कता से परिपालन की गई मेरी योजना विफल हो जाने पर मुझसे कहीं ज्यादा निराश हुए थे। अगले सवेरे मारे गए शिकार को देखने पर मैं बहुत खुश हुआ और उससे कहीं ज्यादा चकित यह देखकर हुआ कि शेर रात को उस पर लौटा था और उसने उसे थोड़ा खाया भी था। दोबारा गोली चलाने का मौका पाने का एकमात्र उपाय अब इस मारे गए शिकार पर बैठने का ही बचा था और यहाँ एक कठिनाई सामने आई। मारे शिकार से सुविधाजनक दूरी के अंदर कोई भी उपयुक्त पेड़ नहीं था और एक पिछले अवसर पर मिले अप्रीतिकर अनुभव ने नरभक्षी को मारने के लिए भूमि पर रात भर बैठने के रोग से मुझे भली भांति मुक्त कर दिया था। मैं कहाँ बैठूं यह प्रश्न भी तय नहीं कर पा रहा था कि उस घाटी में जिससे मैं पिछले दिन ऊपर चढ़ा था, कुछ दूर नीचे से मैंने शेर को बोलते सुना। शेर के बोलने से मेरे सामने शेर को मारने का सबसे अच्छा मन खुश करने वाला स्वागत योग्य अवसर उपस्थित हो गया, जिनसे ऐसे जानवरों को मार पाना संभव हो जाता है जिन दशाओं में शेर को बोली बोलकर ऊपर बुलाया जा सकता है। वे इस प्रकार हैं। ए, जब वे जोड़े की तलाश में जंगल को खोदते फिरते रहे हों, और बी, जब वे थोड़े जख्मी हो गए हो। यह कहने की तो जरूरत ही नहीं है कि शिकारी को यह बोली इतनी अच्छी तरह से बोलनी चाहिए कि इससे शेर धोखा खा जाए, और बोली ऐसी जगह से बोली जानी चाहिए जहां शेर स्वभावतः आ जाता हो। घना झुंड या भारी घास का कोई टुकड़ा और शिकारी को काफी कम दूरी से उस पर गोली चलाने के लिए तैयार होना चाहिए। मैं पक्की तरह से जानता हूं कि बहुत से शिकारी मेरे इस कथन पर संदेह करेंगे, जिसमें मैंने बताया कि हल्का जख्मी शेर बोली बोलकर बुलाने पर आ जाएगा। ऐसे सभी शिकारियों को मैं कहना चाहूंगा कि वो अपना फैसला तब तक सुरक्षित रखें जब तक वे अपने आप यह सा परीक्षण करके न देख लें। वर्तमान अवसर पर हालांकि शेर 1 घंटे से ज्यादा समय तक मेरी बोली का उत्तर बोलकर देता रहा, वह ज्यादा निकट नहीं आया और अपनी इस विफलता को मैं उस तथ्य पर छोड़ता हूं कि जिस जगह से मैं बोली बोल रहा था वहीं पर पिछले दिन शेर को एक दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव हुआ था। जिस वृक्ष को अंततः मैंने चुना वह खड़े तट के ठीक किनारे पर ही उगा हुआ और भूमि से लगभग 8 फुट ऊंचाई पर उसमें एक सुविधाजनक शाखा थी। इस शाखा पर बैठकर उस पत्थरों भरे खड्डे से 30 फुट की दूरी पर और उसके ठीक ऊपर रहा होऊंगा, जिससे ऊपर होकर मुझे शेर के आने की आशा थी। वृक्ष का प्रश्न तय हो जाने के बाद मैं उस पर्वतीय धार पर लौट आया जहां मैंने अपने आदमियों को नाश्ता लेकर आने की हिदायत की थी। शाम के 4 बजे तक मैं आराम से शाखा पर बैठने तथा लंबी और कठिन बैठकी के लिए तैयारी कर चुका था। अपने आदमियों को छोड़कर जाने से पूर्व मैंने उन्हें अगले सवेरे सूरज निकल जाने पर पर्वतीय धार पर कूक करके मुझे बुलाने का निर्देश दिया था। यदि उत्तर में मैं तेंदुए की बोली बोलूं तो वे वहीं बैठे रहें, और यदि उन्हें कोई उत्तर न मिले तो वे अपनी 2 टोलियां बनाकर और जितने ग्रामवासी वे इकट्ठे कर सकें उतने आदमी साथ लेकर घाटी के दोनों तरफ से चिल्लाते और पत्थर फेंकते हुए नीचे आए। मैंने वृक्ष पर किसी भी हालत में सो जाने की आदत डाल रखी थी, और चूंकि मैं थका हुआ था, यह शाम कुछ बेखुशी से नहीं बीती। जब ढल रहा सूर्य ऊपर वाले पर्वत शिखाओं को सुनहला रंग बनाने लगा तो लंगूर की सचेतक पुकार सुनकर मैं सचेत होकर जाग गया। जल्दी ही मैंने उस लंगूर का पता लगा लिया। वह घाटी की दूर वाली दिशा में एक तरु शिखर पर बैठा था, और जो कि वह मेरी ही तरफ देख रहा था। मैंने यह निष्कर्ष लगाया कि उसने भूल से मुझे तेंदुआ समझ लिया था। उसकी सचेतक पुकार थोड़ा थोड़ा अंतर देकर कई बार दोहराई गई और अंधेरा हो जाने पर अंततः बंद हो गई।
घंटे पर घंटे मैं अपनी आंखों और कानों पर जोर डालता रहा कि पहाड़ी पास से लुढ़कता हुआ एक पत्थर मेरे वृक्ष से ही आ टकराने से मैं चौंक गया। पत्थर के पीछे एक भारी मुलायम पैर वाला जानवर, निसंशय यह शेर ही था, छिपे छिपे पांव रखता हुआ आ रहा था। पहले यह विचार मन में लाकर कि घाटी से होकर ऊपर आने के बजाय उसका इस दिशा से आना इत्तेफाकिया ही है, मैं आराम से हो गया। परंतु जब उसने मेरे ठीक पीछे से ही मंद गहरी गुर्राहट करनी शुरू कर दी तो यह ख्याल जल्दी ही दूर हो गया। बिल्कुल स्पष्ट था कि वह घाटी में उस समय आया था जब मैं नाश्ता करने में लगा हुआ था। वो पहाड़ी पर एक जगह खड़ा होकर, जहां उस लंगूर ने बाद में उसे देख लिया था, उसने मुझे पेड़ पर चढ़ते हुए देखा था। यह ऐसी स्थिति थी जिसे मैं ध्यान में नहीं ला पाया था और ऐसी थी जिससे सावधानी पूर्वक निपटने की आवश्यकता थी। जिस शाखा ने दिवा प्रकाश बने रहने तक मुझे आरामदेह स्थान दिया था, उसमें रात के अंधेरे में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। इतना जरूर था कि मैं हवा में राइफल की गोली चला सकता था, परंतु बहुत ज्यादा पास आए हुए शेर को गोली चलाकर भगाने के प्रयत्नों से होने वाले परिणामों ने, जिन्हें मैंने देखा है, मुझे ऐसा करने से रोक दिया। इसके अलावा भले ही शेर ने आक्रमण न किया होता, अपने इतने निकट भारी राइफल चलने पर वह यह जगह छोड़कर तो चला ही जाता और मेरा किया हुआ सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता। मैं जानता था कि शेर उछलेगा नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर वह सीधा 30 फुट नीचे चट्टानों पर जाकर गिरेगा। परंतु उसे उछलने की कोई खास जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि अपनी पिछली टांगों पर खड़ा होकर ही वह मुझ तक पहुंच सकता था। राइफल को गोदी में से उठाकर मैंने उसे उलट दिया और उसकी नाल को अपनी बाईं बाह और पांव के बीच में कर दिया। उसकी नाल नीचे करते हुए उसका सेफ्टी कैच भी ऊपर सरका दिया। इस हरकत का स्वागत उसने पहली की गई गुर्राहट से भी अधिक गहरी गुर्राहट से किया। यदि शेर अब मेरी तरफ पहुंचेगा तो पूरी संभावना है कि उसका संपर्क राइफल से ही होगा, जिसके ट्रिगर पर मेरी उंगलियां अंकुशित थी, और यदि उसे मारने में मैं विफल भी रह गया तो मेरी गोली चलने के बाद जो गड़बड़ी मचेगी उसमें मुझे वृक्ष पर और ऊंचे चढ़ जाने पर खिलाड़ियों जैसा मौका तो मिल ही जाएगा। शीशा बने हुए पांवों पर आरूढ़ समय घिसटता रहा और अंततः पहाड़ी पास पर चक्कर काटने और गुर्राने से थककर शेर मेरी बाईं तरफ एक छोटे से गड्ढे के ऊपर से कूदा और उसके कुछ मिनट बाद मैंने मारे गए शिकार की हड्डी तोड़े जाने की स्वागत योग्य आवाज सुनी। आखिरकार अपनी बेआरामी की जगह मुझे कुछ राहत मिली और बाकी रात मैं मारे गए शिकार की दिशा से आने वाली आवाजें ही सुनता रहा। सूरज कुछ मिनट हुए ही ऊपर चढ़ा था और घाटी अब भी गहरी छायाओं में शांत पड़ी थी कि मेरे आदमियों ने पर्वतीय धार के पार से कू की आवाज की और उसके तत्काल बाद मैंने शेर को तेजी से थोड़ा सा ऊपर चल अपनी बाईं तरफ पहाड़ी पर और उसके पार हो जाते हुए देखा। अनिश्चित प्रकाश और रात भर आंखों पर जोर डालते रहने के कारण निशाना लेना बहुत मुश्किल था। फिर भी मैंने निशाना साधा और मुझे यह देखकर संतोष भी हुआ कि गोली ठीक निशाने पर गई है। बड़े जोर से दहाड़ता हुआ वह सीधा मेरे पेड़ की तरफ आया और उछलने को ही था कि दूसरी गोली बड़े अच्छे सौभाग्य से उसकी छाती में जाकर घुस गई। इस भारी गोली के टकराने पर अपनी उछलने की दिशा से भ्रष्ट हो जाने से शेर मुझसे जरा सी दूर जाकर पेड़ से टकराया और फिर उलटकर सिर के बल सीधा घाटी में जाकर गिरा, जहां उसका पतन पहले बताए हुए जलकुंडों में से एक कुंड के कारण बीच में टूट गया। पानी में डूबकर वह उसके पानी को अपने रक्त से लाल रंगता हुआ उससे बाहर निकला और एक लट्ठ की तरह लुढ़कता हुआ घाटी में गया और वहां पहुंचकर दृष्टि से ओझल हो गया।
उस कड़ी शाखा पर 15 घंटे बिताने से मेरे शरीर की मांसपेशियां अकड़ गई थी और पेड़ से उतरते अपने कपड़ों को रक्त के बड़े बड़े थक्कों से रंगता हुआ, जिन्हें शेर पेड़ पर लगा छोड़ गया था, मैं नीचे आ गया। अपने सख्त पड़े अंगों की रगड़ रगड़ कर मालिश की और इतना कर लेने के बाद ही उसका पीछा करने में लग गया। वह थोड़ी दूर ही गया था और चट्टान की तली में एक अन्य जलकुंड में मरा हुआ पड़ा था। मेरे आदेशों के विपरीत पर्वत की दहाड़ पर इकट्ठा हो गए लोग मेरी गोली चलने की आवाज और शेर की दहाड़ के बाद दूसरी गोली चलने के पश्चात एकत्रित होकर पहाड़ी से नीचे उतर आए। रक्त सने वृक्ष पर आकर, जिसकी जड़ में मेरा मुलायम टोप भी पड़ा हुआ था, उन्होंने यह निष्कर्ष लगाया, जो अस्वाभाविक नहीं था, कि शेर मुझे उठा ले गया है। उनकी भयभीत चीखें सुनकर मैंने उन्हें पुकारा और एक बार फिर वे भागते हुए घाटी से नीचे आए और मेरे रक्त सने कपड़े को देखकर आश्चर्य से मुंह खोले हुए ऊपर आए। उन्हें आश्वस्त कर दिए जाने के बाद कि मुझे कोई घाव नहीं लगा है और मेरे कपड़ों पर लगा हुआ रक्त मेरा नहीं है, एक क्षण बाद ही उन्होंने शेर के चारों तरफ भीड़ लगा दी। जल्द ही एक बाल वृक्ष काटा गया और लताओं से उसे शेर के साथ बांध कर बिना किसी कठिनाई के चीखते चिल्लाते हुए शेर को ढलवा पहाड़ी से ऊपर खींचकर गांव में ले जाया गया।